Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is history. We are continuing with chapter number 8, that is the Delhi Sultanate. This is me, presented by Zahir sir. Okay, in the last class we have seen about the Khilji dynasty. ठीक है, स्लेव डायनेस्टी खत्म कर लिया था, खिलजी डायनेस्टी भी खत्म कर लिया था, राइट। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया था हम लोगों ने, राइट, कि भाई कैसे है। एंड यस, वी वर अबाउट टू स्टार्ट, आई थिंक अबाउट तुगलक। ठीक है, तुगलक से शुरू करना था बेटा गाइस, तुगलक से शुरू करना था ना। आई एम नॉट श्योर, प्लीज एनलाइटन मी, इसको थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर, क्या करना था। यस सर, तुगलक से। ओके ओके, चलिए, तो आज से हम शुरू करेंगे दी तुगलक्स। ओके, द तुगलक डायनेस्टी, राइट, फ्रॉम 1320 टू 1414। तो ऑलमोस्ट कहेंगे कि 100 ईयर्स कंप्लीट होने में 5-6 साल बाकी थे। ठीक है, राइट। तो तुगलक्स ने भी बहुत ब्रीफ पीरियड में रूल किया है, मतलब ज़्यादा ही रूल किया है, राइट। अब तुगलक का राजवंश देख लेते हैं, मतलब तुगलक का कहेंगे कि क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, इसको हम गाजी मलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजी मलिक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राइट, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड आफ्टर दैट फिरोज शाह तुगलक, FST कहते हैं इसको। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। एंड अगेन गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, दैट इज 2, एंड नासिरुद्दीन महमूद शाह, राइट। तो अभी हमारे जो सिलेबस में, मतलब आपकी बुक में जो दिया है, वो शायद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया है एंड फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिया है, ये नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा है इसके बाद। गाजी मलिक, known as Ghiyasuddin Tughlaq, ruled for 5 years and passed away in 1324 with a pavilion built to honor him collapsed. ठीक है, अब ये पवेलियन क्या होता है? तो कहा जाता है कि जब ये आ रहा था जीतकर अपने शहर में वापस, तो इसके बेटे ने, कहेंगे कि इसके सक्सेसर ने इसके लिए ग्रैंड एंट्रेंस बनाया था आने के लिए। और जैसे ही ये आता है तो इसके ऊपर ये ग्रैंड एंट्रेंस जो है या पवेलियन जो है, ठीक है, वो इसके ऊपर गिर जाता है और वो मारा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि भाई ये भाई साहब जो है, इन्होंने जानबूझकर ऐसा करवाया था। ठीक है, मतलब इसमें वी आर नॉट श्योर कि भाई कौन करवाया था, क्या करवाया था, लेकिन हाँ वी आर श्योर कि भाई ये जो एंट्रेंस है या जो गेट है, ठीक है, राइट, ये गिरने से इसकी मौत हो गई थी। ओके, चलिए, तो देखो क्या लिखा है। पास्ड अवे इन 1324 व्हेन अ पवेलियन बिल्ट टू ऑनर हिम कोलैप्स्ड। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी किसने बनाई? तो कहेंगे किसने स्थापित की, एस्टैब्लिश की? तो कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो, तुगलक के बाद कुछ नहीं है, डायरेक्टली मोहम्मद बिन तुगलक है। आपके बुक में मोहम्मद बिन तुगलक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं जो ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना पोर्शन, हिंदी वाला पोर्शन, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, पहले आपका बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं, फिर हम हिंदी वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ओके, सो मोहम्मद बिन तुगलक, राइट, फ्रॉम 1324 टू 1351, एक ब्रीफ पीरियड, मतलब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स या 26 ईयर्स इसका रूल चलता है। क्या लिखा है? ही हैज बिन अनकाइंडली कॉल्ड बाय द हिस्टोरियन द वाइजेस्ट फूल। ठीक है, इसकी कुछ ऐसे नीतियां थी, ऐसे कुछ इसके एक्ट्स थे, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। क्योंकि ये जितना भी स्कीम्स लॉन्च करता, तो ये फेल जाती, हमेशा ये फेल हो जाती। ठीक है, दैट इज वाई बाय द हिस्टोरियंस ही इज नोन एज वाइजेस्ट फूल। ये क्यों होता है बताऊंगा बाद में। He was a great scholar, a mathematician, and a philosopher. Yet he failed in implementing his ideas. देखो क्या है, he failed, है ना। बहुत सारे अपने ऐसे स्कीम्स थे, इतना मतलब नो सबसे वाइजेस्ट, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसके सारे जो स्कीम्स थे, आइडियाज थे, ये फेल हो जाते थे। इसकी वजह से वाइजेस्ट फूल नाम इसको दिया गया है। His very sensible and rational ideas failed as he chose
wrong methods to implement them, right? तो क्या लिखा है, ये वाइजेस्ट फूल क्यों कहा गया है इसको? तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके सबसे सेंसिबल और रैशनल, मतलब जिसके पीछे प्रूफ होते थे, ऐसे आइडियाज भी क्या हो जाते, फेल हो जाते, एंड दैट इज व्हाई इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया है। जैसे कि टैक्सेशन इन दोआब, अब ये दोआब क्या है, वही फर्टाइल लैंड, राइट? तो देखो क्या लिखा है, his scheme was to raise taxes in this fertile land, but chose the wrong time to do so. The area was suffering from famine in the year he raised the tax. The angry peasants refused to obey the king. The Sultan ordered his officers to crush the peasants' rebellion, and they did it very cruelly. Many people died before the Sultan realized his folly. Folly का मतलब act of blunder, ठीक है? फॉली का मतलब होता है मतलब ब्लंडर या फिर अपनी जो नीति है, राइट, वो फेल हो गई थी। दैट इज व्हाई क्या है, फॉली। मच डैमेज वॉज डन टू द फार्मर्स, टू एग्रीकल्चर एंड सुल्तान्स रेपुटेशन बाय देम। आप सोचिए कि भाई टैक्स लगाना है, सही बात है, राइट? जो फर्टाइल एरिया है अपने राज्य का, अपने किंगडम का सबसे फर्टाइल एरिया है, वहां टैक्स लगाना है, लेकिन समय गलत चुना इसने, टाइमिंग इसका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय पे क्या चल रहा था, फेमाइन चल रहा था। ठीक है, क्लियर है इतना? राइट, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा भाई, क्यों इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया है? ओके ओके, यस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। भाई साहब देखिए, जितने भी आप देखेंगे, जितने भी मतलब दिल्ली सल्तनत के जितने भी आए रूलर्स आए, या लेटर से कि इसके बाद मुगल्स आए या जो भी आए, इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली या दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली को सेंटर रख के अपना कैपिटल बनाया था। ये भाई साहब क्या किए, ये भाई साहब जो है दिल्ली से अपना कैपिटल ट्रांसफर किए साउथ में, मतलब महाराष्ट्र के साइड कहीं पर, जहां पर कहेंगे कि दौलताबाद करके एक था उसका कैपिटल, वहां पर उसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि दिल्ली जो है वो बहुत करीब था। ठीक है, अगर आप मैप देखेंगे तो दिल्ली जो है वो बहुत करीब था यहां पे, यहां से। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे दूसरे इन्वेडर्स आके अटैक करते, नेमली कौन से, तो कहेंगे मंगोल्स। ठीक है, और पर्शिया से भी बहुत सारे अटैकर्स आते, और आपको पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल। तो ये भाई साहब कैपिटल शिफ्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन यहां पर लोगों को मजा नहीं आया। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, एक फुलिश तरीके का ये इसका डिसीजन था, है ना, राइट? तो यही चीज होता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। द सुल्तान डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी या देवगिरी इन साउथ। दिल्ली वॉज टू क्लोज टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब समझ जाइए आप, NW ये वाला पार्ट, तो ये भारत है। ठीक है, ये भारत है, तो भारत का ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यहां से बहुत सारे आक्रमण होते थे। ठीक है, और ये भाई साहब उनसे तंग आ चुका था, इसीलिए ये साउथ में अपना कैपिटल ट्रांसफर करता है। अब आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है फ्रॉम वेयर द मंगोल्स अटैक्ट रेगुलरली द पॉलिसी वॉज सेंसिबल, बट ही ऑर्डर्ड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट टू द न्यू कैपिटल which was renamed as Daulatabad. Due to lack of transport and other amenities, many people died on the way. He ordered his people to return when he found people didn't like it. He also saw that he couldn't defend Delhi from so far south. है ना? अब आप देखेंगे औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे ना, औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब भी तकरीबन अपना आधा कहेंगे कि राज जो है वो साउथ इंडिया से करता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर शिवाजी या मराठास बहुत ज्यादा कहेंगे कि अटैक होता था, तो यहाँ पर दिल्ली तो फिर क्या हो गया, अनसेफ हो गया ना। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी क्या है, यहां पर भी जो तुगलक है, ठीक है, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या करता है, ये साउथ तो आ गया, लेकिन यहां से अगेन दिल्ली पे जब अटैक होता तो ये इसको बचा नहीं पाता। पहला रीजन यही है। फिर क्या है, यहां पर ऐसी एम्यूनिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं थी, डेवलप नहीं हुआ था रीजन, तो लोग छोड़कर जाने लगे, राइट? तो अब देखो क्या लिखा है, लिखा है नॉट ओनली द पीपल सफर्ड, द सदर्न किंग्स seized this opportunity to establish new kingdoms in south.
द बहामनी एंड विजयनगर किंगडम्स वर फाउंडेड आफ्टर द एम्परर्स रिटर्न टू दिल्ली। ठीक है, तो ये विजयनगर और बहामनी किंगडम आपको समझाऊंगा। आपने वो तेनाली रमन वाला देखा ना, तेनाली रमन देखा होगा आपने, वो कार्टून आता है या कहेंगे कि सीरियल भी आता था। ठीक है, तो वही है विजयनगर और बहामनी किंगडम, समझाऊंगा क्या है, वो हिंदी वाले पोर्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं यूज ऑफ टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी क्या है? टंका, दैट इज सिल्वर कॉइन। ठीक है, राइट। तो भाई साहब क्या किए, भाई साहब जो ये जीतल और टंका है इसको रिप्लेस करने का सोचे। रिप्लेस किससे करने का सोचे? कॉपर कॉइन से। ठीक है, राइट। तो आप सोचो कि डी एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से डीमोनेटाइजेशन किया, है ना। आप कह सकते हैं कि करेंसी को चेंज करना। देखो हिस्ट्री हमें कितना अच्छा अच्छा सिखाती है। आप समझिए, करेंसी को चेंज करना है, रातों रात चेंज कर दिया। जो चल रहा था, जो टंका और ये सब चल रहा था, इसको बंद करवा दिया, बोले कॉपर कॉइन्स चालू करो। ठीक है, राइट। अब हुआ क्या, अब सोचो कि सिल्वर, सिल्वर क्या है? सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है। ठीक है, गोल्ड क्या है? हर किसी के बस की बात नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर या जीतल वगैरह इसको प्रोड्यूस कर सके। लेकिन कॉपर क्या है? कॉपर तो घर घर में था। तो क्या हुआ, एक तरीके से जब कॉपर जैसा कोई मेटल यूज किया इसने अपने कॉइन्स में, राइट, तो क्या हुआ, तो कहेंगे कि बहुत सारे घरों में कहेंगे कि फेक करेंसी बनने लग गई। मतलब घर क्या बन गए? मिंटिंग प्रेस बन गए। मिंट क्या होता है? कॉइन्स मिंट करना पड़ता है। कॉइन्स मिंट करना मतलब कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो साइट होता है या जो फैसिलिटी होता है उसको मिंट कहते हैं। ठीक है, मिंट, मिंट का मतलब कहेंगे कि जहां पर हमारी करेंसी प्रोड्यूस होती है। तो क्या हुआ, घर घर में मिंट पाए गए। मतलब घर घर में ये फेक करेंसी, कॉपर की बनी हुई फेक करेंसी पाई गई। अब होता क्या है, अब आप डायरेक्ट करेंसी बदल दोगे तो क्या कोई ट्रेडर, खास करके बाहर से आने वाला ट्रेडर, कॉपर, कॉपर का मूल्य क्या है? कुछ नहीं है, तो ट्रेडर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसको चाहिए सिल्वर, उसको चाहिए डॉलर। आप समझिए, डॉलर क्या है? इंटरनेशनल करेंसी है। तो बाहर से भी ट्रेड जो है वो बंद हो गया, है ना। एक तरीके से फाइनेंशियल लॉस हुआ या इकोनॉमिक लॉस हुआ। आ रहा है समझ में ये चीज? गिव मी अ थम्स अप। आ रहा है बेटा समझ में, है ना। वाइजस फूल का मतलब क्या होता है? वाइजस फूल का मतलब क्या हुआ, समझ में आया अभी? कि इसकी नीतियां अच्छी थी, लेकिन क्या है, लेकिन क्या है कि समय गलत होता, या लेट अस से कि भाई इसकी स्कीम्स जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती। दैट इज व्हाई कहेंगे कि वाइजेस्ट फूल है ये, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसके समय पर टंका वॉज इन सर्कुलेशन। द सुल्तान हैड द आइडिया टू रिप्लेस इट विद अ कॉपर कॉइन, but he did not ensure that the only government could produce copper coins। ठीक है, इसने ये एंश्योर नहीं किया कि भाई सिर्फ उसकी जो सत्ता है, उसके जो गवर्नमेंट है, उसी के पास ये पावर होगा कि भाई कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करे, है ना। अब हर कोई पैसे वाला हो गया, फिर तो कॉपर तो घर घर में मिलेगा। बर्तन आपको पता है कि उस जमाने के पुराने, आपने आपने सुना होगा, है ना, गांव में पुराने दादा दादी, परदादा दादी के बर्तन है, तांबा पित्तल का बर्तन है ना। ठीक है, तो बर्तनों को तोड़ तोड़ कर लोग क्या बनाने लगे? सिक्के बनाने लगे, है ना, राइट। तो यही चीज होगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। he did not ensure the government would produce copper coins, with the result that people started making copper coins at home and the market was flooded with fake copper coins. Foreign traders refused to accept them, है ना भाई, हमको चाहिए डॉलर, हमको चाहिए सिल्वर, गोल्ड चाहिए, लेकिन ये तो क्या कॉपर है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। The government suffered a great financial loss as they had to take back the copper coins, even the fake ones। आप सोचिए कि अगर मेरे पास 100 कॉपर कॉइन्स है और कल को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये जमा करवाइए, है ना, तो हो सकता है इसमें से 80 तो फेक हो। मुझे क्या पता मेरे पास कहां से आया? मेरे पास आया, लो मेरे पास है, आपकी जिम्मेदारी, आपने बदला है ये कॉपर कॉइन्स को, तो आप ही इसको लीजिए। तो क्या है, एक तरीके से अब सोचिए 100 कॉपर कॉइन्स की जगह इसको 50 या लेटर से 40 सिल्वर कॉइन्स देने पड़े होंगे, तो भी ये तो घाटे का सौदा है ना। कहां सिल्वर और कहां कॉपर? आ रहा है समझ में? एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा या एक्सचेंज रेट बहुत वो हो जाएगा। आ रहा है समझ में बेटा स्टूडेंट्स? यस, ओके, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि भाई इसका जो ट्रेजर है वो खाली होने लगा, है ना, राइट।
तो यही चीज होता है। अब आगे देखते हैं फिर। द एम्बिशियस स्कीम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑल्सो लेड मोहम्मद्स अनपॉपुलैरिटी। ही मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी टू conquer Central Asia. The army was paid a huge salary for a year but was later disbanded. He tried to conquer places in Himachal but had to abandon the idea after the great financial loss. All his schemes emptied his treasury. His prestige suffered and there were many rebellions in his kingdom. तो ये है, कहेंगे कि कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कभी कभी आपने है ना न्यूज में सुना होगा कि ये गवर्नमेंट तो कैसी है? गवर्नमेंट तो तुगलकी है, तुगलकी गवर्नमेंट है। तुगलकी गवर्नमेंट का मतलब क्या? बस वही कि भाई वाइजेस्ट फूल, मतलब कि इनकी स्कीम्स फेल जाती है। आपने ऐसा कभी सुना होगा न्यूज में भी, तो कभी ऐसा न्यूज में आप फ्यूचर में सुने तो भाई इसको रिलेट करना मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है मोहम्मद बिन तुगलक एंड गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो का अंत किया और तुगलक वंश की नींव डाली। गयासुद्दीन तुगलक ने दोआब पर अधिकार किया। दोआब मतलब वही गंगा यमुना वाला जो रीजन है, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन है, वहां पर इसने अधिकार किया। 1321 एडी में इसके पुत्र जूना खान ने तेलंगाना को विजित किया। इसके पश्चात उड़ीसा पर विजित प्राप्त की एंड 1323 में मंगोल आक्रमण को विफल किया। 1324 में गयासुद्दीन बंगाल विजिट किया। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब भारत का जो मेजॉरिटी पोर्शन है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर दोआब वाला रीजन है, तो दोआब वाला रीजन क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वाला रीजन होगा। फिर इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ आया भाई? साउथ इंडिया में। ठीक है, तो साउथ इंडिया यहाँ पर विजिट किया। फिर क्या लिखा है उसके बाद? उड़ीसा, तो उड़ीसा यहाँ पर है, ये वाला प्राप्त किया। फिर बंगाल, ये रहा बंगाल, ठीक है, आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वगैरह, राइट। तो ये पूरा पोर्शन ये क्या करता है? अपने कंट्रोल में लेता है। फिर क्या होता है आगे? जब वह बंगाल से लौटकर दिल्ली आ रहा था तब जूना खान, अब जूना खान कौन है? इसका बेटा है, सन है, ने अपने पिता के स्वागत के लिए एक द्वार बनवाया। द्वार समझ में आया? वो अभी इंग्लिश में हमने पढ़ा ना, पवेलियन। ठीक है, पवेलियन, राइट। तो उसके पिता के लिए उसने द्वार बनवाया। जब गयासुद्दीन उससे उससे गुजर रहा था, अचानक द्वार के गिर जाने से गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। समझ में आया? गयासुद्दीन तुगलक, दैट इज गाजी मलिक। तो गाजी मलिक मारा गया। अब आगे देखते हैं, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम क्या है? जूना खान, है ना, राइट। तो ये रहा गयासुद्दीन और ये मोहम्मद बिन तुगलक। यही कौन है? यही है आपका जूना खान। खां या खान एक ही है, ठीक है, राइट। तो जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक ही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज जूना खान। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को गयासुद्दीन का हत्यारा कहा है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि क्या है, वो जो गेट, वो जो द्वार था, ठीक है, वो बनवाया किसने था? यही तो था, मोहम्मद बिन तुगलक ही तो था, जूना खान ही तो था। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई इसी ने अपने पापा दैट इज गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया, वो गेट उसके ऊपर गिरवा दिया। ठीक है, अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही विद्वान, साहित्यकार, कला, ज्योतिष, गणित में प्रवीण था। अब ये वही है, विद्वान, स्कॉलर था, साहित्यकार, फिलोसोफर था, ठीक है, कला, आर्ट और ज्योतिष वगैरह जानता था, मैथमेटिशियन था, सब कुछ था। ठीक है, परंतु स्वभाव से क्रोधी, हठी, जिद्दी बादशाह था। मतलब कैसा था? एकदम जिद्दी बादशाह, एकदम क्रूअल था, जिस कारण उसकी प्रजा उससे डिससेटिस्फाइड थी, असंतुष्ट थी। उसके शासनकाल का वर्णन इतिहासकार बरौनी या बर्नी फरिश्ता, इब्न बतूता, बदायूनी ने किया है। सोचो, इतने सारे इतिहासकार हैं, इब्न बतूता है, बदायूनी है, इसके समय पर ये सारे थे। मध्यकालीन मतलब मिडिवल, मिडिवल लेखक, लेखक का मतलब हिस्टोरियन समझ लीजिए आप। तो मिडिवल हिस्टोरियन ने इसे सनकी, जिद्दी, पागल बादशाह कहते हैं। ठीक है, राइट। तो सनकी है, जिद्दी है, पागल है, ये ऐसा बादशाह है। जबकि आधुनिक इतिहासकार, आधुनिक का मतलब मॉडर्न, ठीक है, तो मॉडर्न इन हिस्टोरियंस जो है
मोहम्मद को बड़ा ही योग्य, विद्वान और प्रतिभा संपन्न बादशाह कहते हैं। तो इतिहासकार अपने अपने कुछ कमेंट्स लिखते रहते हैं, कोई इसको पागल कहता है, कोई इसको सनकी कहता है, कोई कहता है नहीं बड़ा ही योग्य विद्वान है। ठीक है, राइट। तो अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही कुछ योजनाएं बनाई, जिसमें गंगा यमुना दोआब की कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है, टैक्स वृद्धि की। टैक्स वृद्धि मतलब क्या होता है? टैक्स को बढ़ाया। कर वृद्धि मतलब टैक्स को बढ़ाया। कहां पर? तो कहेंगे गंगा यमुना दोआब में। ठीक है, कब बढ़ाया? बस वही फैमाइन के समय पर। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 1327 एडी में मोहम्मद ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, है ना? ठीक है, तो क्या है, अपना कैपिटल शिफ्ट किया इसने। कहां किया? तो कहेंगे दिल्ली से। कहेंगे कहां गया? ये दौलताबाद गया। क्यों गया? आपको मालूम पड़ा क्यों गया? जस्ट बिकॉज यहां पर आक्रमण, अटैक से, मंगोल अटैक से बचने के लिए। लेकिन दिल्ली और दौलताबाद में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, तो दिल्ली को ये जब भी अटैक होता तो दिल्ली नष्ट हो जाती। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है खुरासान का मतलब मंगोलियन, एक तरीके पर्शिया पर आक्रमण की योजना बनाई। राइट, 1330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। राइट, सांकेतिक मुद्रा मतलब दैट कॉपर कॉइन्स। तत्पश्चात मतलब उसके बाद, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी, कांगड़ा, दैट इज कांगड़ा कहां पर आया? हिमाचल प्रदेश में आया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, हिमाचल प्रदेश को भी इसने कैप्चर करने की कोशिश की। सो कांगड़ा, करतरपुर, तेलंगाना आदि राज्य को विजित किया। इसके शासनकाल में तमाम विद्रोह हुए, जैसे 1320 एडी में मुल्तान के सूबेदार किशलू खान का विद्रोह, परंतु दमन कर दिया। दमन मतलब सप्रेस कर दिया, इसने उसको कंट्रोल कर लिया कि भाई जो मुल्तान का सूबेदार था उसने रिवॉल्ट किया, लेकिन उसने उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किशलू खान को मतलब सप्रेस कर दिया, या फिर कहेंगे उसको कंट्रोल कर लिया। फिर बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर 1330 में विद्रोह किया। 1330 एडी में वो 1342 में सिंध का विद्रोह। ठीक है, 1337 में बंगाल का विद्रोह एंड 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। अब मालूम पड़ा, अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना कि विजयनगर और बहमनी किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो कौन होता है ये? हरिहर बुक्का। ठीक है, नाम है, साउथ इंडिया के नाम है, तो ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? हसन गंगू क्या करता है? बहमनी किंगडम जो है उसकी स्थापना करता है। राइट, ये आप सब लोग ये सारी चीजें ना, खास करके बहमनी और विजयनगर किंगडम, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं तभी। फिर उसके बाद 1347 एडी में वारंगल, राइट, वारंगल दिल्ली सल्तनत की गुलामी त्याग दी एंड वारंगल कहेंगे इंडिपेंडेंट हो गया। 1351 में विद्रोहियों का दमन करते समय सिंध के थट्टा नामक स्थान पर सुल्तान की मृत्यु हो गई। राइट, तो सिंध में इसका डेथ हो जाता है 51 के एडी के आसपास। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं उसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक आता है, तो बाद में देखेंगे फिरोज शाह तुगलक क्या है। ठीक है, पहले आपका जो बुक है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये सब समझा दिया मैंने। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। राइट, 1351 से 1387, सो ऑलमोस्ट अगेन 40 इयर्स का आसपास इसने रूल किया है, या लेट अस से कि 35 इयर्स टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो 35 इयर्स इसका रूल है। क्या लिखा है? लिखा है फिरोज शाह बिकेम द नेक्स्ट रूलर and his greatness lies not in his conquest but in his kindness and charitable activities। क्या है? फिरोज शाह तुगलक बहुत ही उदारवादी था, बहुत ही चैरिटेबल एक्टिविटीज करता था। He started many public utility works like canals, wells for irrigation of the fields। मतलब एक तरीके से कहेंगे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कहेंगे कि ये ज्यादा एनकरेज करता था। राइट, अब आगे ही एस्टैब्लिश्ड अ चैरिटेबल ट्रस्ट दैट इज दीवाने खैरात। ओके, ये क्या है? चैरिटेबल डिपार्टमेंट है विच गेव फाइनेंशियल हेल्प फॉर द मैरिज ऑफ नीडी गर्ल्स टू द नीडी विडोज एंड ऑर्फन्स। he opened a hospital where medicine and food was supplied free to the पुअर। राइट, तो ये सब क्या है? ये सब उसका उदारवादी नीति है।
उसकी चैरिटेबल एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स है। जो ये दीवाने खैरात नाम का जो डिपार्टमेंट इसने बनाया था, वो चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो विडोज के लिए हो, चाहे वो ऑर्फन्स के लिए हो, ये सारा काम वैसा ही करता था फिरोज शाह तुगलक। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ही फाउंडेड मेनी न्यू टाउन्स लाइक फिरोजाबाद, फतेहपुर, हिसार, जौनपुर, फिरोज शाह एंड कोटला फिरोज शाह। ठीक है, ये शहर है, मैंने आपको बताया था कि याद है कुछ फिरोज शाह कोटला के बारे में बताया था मैंने कि ग्राउंड है जिसको अभी अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है, तो वो एक मैदान मतलब एक स्टेडियम भी इसी के नाम पर बनवाया गया था। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ही प्रमोटेड लर्निंग एंड लिटरेचर, एस्टैब्लिश्ड मेनी मदरसास। मदरसास क्या होते हैं? मदरसास एक तरीके से स्कूल्स होती है, स्कूल्स फॉर द लर्निंग ऑफ मुस्लिम रिलीजन, एक तरीके से रिलीजन कह सकते हैं, या मुस्लिम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को पढ़ाने के लिए कहेंगे मदरसास बनाए उसने। फिर उसके बाद ही गॉट संस्कृत बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। फिरोज के जो सक्सेसर्स थे वो वीक एंड मेनी प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। अ डेथ ब्लो वाज गिवन टू हिज डायनेस्टी बाय तैमूर। ठीक है, तैमूर कौन है मालूम पड़ा? ये कौन है? अगेन मंगोल है, राइट। तो इसके सक्सेसर्स मतलब फिरोज शाह मतलब तुगलक डायनेस्टी में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप समझिए तुगलक डायनेस्टी में किसका अटैक हुआ, तो कहेंगे तैमूर का। ठीक है, तैमूर लंग या तैमूर लेन, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तैमूर का अटैक होता है और इसकी डायनेस्टी एक तरीके से खत्म हो जाती है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है तैमूर द लेम, अ टर्किश चीफ ऑफ सेंट्रल एशिया इन 1398। His invasion of Delhi destroyed the Tughlaq Empire. ठीक है, right. After Tughlaq dynasty, two other dynasties ruled over Delhi. They were the Sayyids and the Lodi dynasty. But under them, the Delhi Sultanate saw a rapid decline. ठीक है, and Babur defeated the last Sultan, that is the Ibrahim Lodi. राइट, अब ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं, राइट। उसमें से पहला वॉर कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ये कौन सा वॉर था? आपका होमवर्क है, आप जरा जानकर आइएगा। द वॉर बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, राइट। और यहीं से 1526 सीई से ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो आपके बुक में सैयद्स और लोदी डायनेस्टी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में नहीं यहां पर आपके बुक में इंक्लूड किया गया है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है। अब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, उसमें भारत में तैमूर लंग का आक्रमण भी है। ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपके बुक में एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड है, तो ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं जो मैंने अधूरा छोड़ा था फिरोज शाह तुगलक के बाद में। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? आ रहा है समझ में यहां तक स्टूडेंट्स? यस, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। मतलब यहां से आप समझिए कि पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, क्योंकि आप देखिए तकरीबन 1206 से जो शुरू हुआ था ऐबक का काल, है ना, और उसके बाद तकरीबन 300 350 या 325 साल तक, है ना, 325 इयर्स ऑलमोस्ट, या 320 इयर्स क्या था, हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एरा था। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कहेंगे मुगल डायनेस्टी शुरू होती है, जो बाबर यहां पर आक्रमण करता है। बाबर को इनवाइट किसने किया था? बाबर को इनवाइट कहेंगे इब्राहिम लोदी का कोई भतीजा था, ठीक है, और राणा सांगा, ठीक है, राजपूत रूलर था राणा सांगा। इन्होंने बाबर को इनवाइट किया और बोला कि भाई इब्राहिम लोदी से तू वॉर कर और फिर तू वापस चले जाना अपने गांव, दैट इज इन फरगना। इसका गांव था बाबर का फरगना, ठीक है, वहां चले जाना, जो कहां पर है? आज के मॉडर्न डे अफगानिस्तान में है, राइट। लेकिन बाबर मन बना चुका था यहां पर रहने के लिए, राइट, और आगे जाके ये राणा सांगा से भी फाइट करता है। और देखते हैं आगे क्या होता है। इसका भी मैं आपको वीडियो भेजूंगा, लेकिन आप लोग देखते नहीं है मेरे भेजे हुए वीडियोस, तो फिर मुझे मन नहीं करता आपको वीडियो भेजने का, ठीक है।
बहुत सारे लोग आप में से वीडियो नहीं देखते, बोले जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है, हिस्ट्री को आप जानेंगे ना तो मजा आएगी, खास करके मेडिवल हिस्ट्री बहुत सारी है। चलिए अब आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का हिंदी वर्जन, है ना, इसको नया नाम दिया है मैंने, फिरोज शाह तुगलक का हिंदी वर्जन। ठीक है, तो अभी मोहम्मद बिन तुगलक भाई मारा गया। कहां मारा गया? ठट्टा नामक स्थान पर जो सिंधु में था, और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात या तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब उसके बाद, तुरंत ही, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक बना, जो कि मोहम्मद तुगलक का या मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई, मतलब चाचा का बेटा था। उसने गद्दी पर अधिकार की कानूनी स्वीकृत करने के लिए बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। ठीक है, अब क्या है, आप देखिए मैं बहुत बार कह चुका हूं कि कैलिफ जो है ना, आपको समझाया था ये कैलिफेट क्या है, राइट, जब भी मैंने आपको पढ़ाया था मुस्लिम्स के बारे में, ठीक है, तो ये कैलिफेट के बारे में समझाया था, इसका हेड है ये। तो बार बार यहां पर भारत में सुल्तान बनने के लिए, जो सुल्तान का टाइटल है वो बनने के लिए, एक तरीके से लीगल अपना क्लेम करने के लिए बार बार लोग क्या करते हैं, बार बार जो सुल्तान है वो कहाँ जाते हैं, खलीफ के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई एक लीगल ऑर्डर दो और हमको पहचानो कि हम कौन है, हम सुल्तान है। ठीक है, राइट, तो यही है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिरोज शाह या फिरोज के विजय अभियानों में 1353 में बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु असफलता मिली। 1359-60, ठीक है, मैं बंगाल पर द्वितीय आक्रमण किया और लौटते वक्त उड़ीसा के जामनगर पर अधिकार और जगन्नाथपुरी पर आक्रमण किए। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या है, लौटते वक्त मतलब दिल्ली से बंगाल गया और बंगाल से लौटते वक्त कहाँ गया, ये उड़ीसा गया। और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, आपको पता ही है वो मंदिर वाला जो है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ठीक है, वहां पर अटैक करता है, वहां पर जीतकर वापस दिल्ली आता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। 1360-61 एडी में नगरकोट पर विजय प्राप्त की। 1371-72 में इसने थट्टा पर विजय प्राप्त की, है ना, जहां पर इसका कहेंगे कि इसके बड़े पापा मारे गए थे, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस पर विजय प्राप्त की। फिर इसके अलावा या इनके अलावा फिरोज शाह ने शासन प्रबंध किया, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया। केवल कुरान के अनुसार 4 कर लगाए। 4 कर का मतलब क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस इसने लगाए हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द होली कुरान। ठीक है, अब ये मुस्लिम था तो सीधी सी बात है कि कुरान को फॉलो करेगा और उसके हिसाब से 4 टैक्सेस लगाए। गुलामों का संगठन किया। सिंचाई, सिंचाई का मतलब क्या होता है, अगेन इरिगेशन, है ना, अभी आपने देखा ना इरिगेशन के लिए वेल और वगैरह बनाए, तो देखो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए नहरों, नहरों का मतलब क्या होता है यहां पर कैनल, कैनल का निर्माण करवाया। तथा कई मदरसे, मस्जिदें, दुर्ग, तालाब, सराय बनवाई। ठीक है, अब मदरसे, आपको पता है मदरसा क्या होता है, ठीक है, अभी समझाया। मस्जिद बनवाई, दुर्ग मतलब किले बनवाए, तालाब बनवाए, सराय मतलब रहने के लिए जगह बनवाई, होटल तरीके से ऐसा कुछ आराम करने के लिए, राइट, तो ये सारी चीजें करवाता है। उसके बाद फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगर स्थापित किए। ये भी हमने पढ़ा कि फाउंडेड मेनी सिटीज लाइक फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर वगैरह वगैरह। रोजगार दफ्तर खोला, है ना, रोजगार दफ्तर, दफ्तर का मतलब क्या है, तो कहेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये खोला। फिर ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा की। कई सांस्कृतिक संस्कृत ग्रंथ, मतलब कहेंगे कि कई संस्कृत बुक्स थी, ठीक है, उनका फारसी, फारसी मतलब पर्शियन, पर्शियन में अनुवाद, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट, ठीक है, तो कई पर्शियन बुक्स का या संस्कृत बुक्स का पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। फिर इसके बाद 1388 में 18 वर्ष की, सॉरी 80 वर्ष, 80 साल की उम्र में, अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, राइट। फिरोज के पश्चात उसका नाती गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, सेकंड, 1388 से 89 तक गद्दी पर बैठा। 1309 to 94 तक फिरोज शाह का लड़का या फिरोज का लड़का नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठा। देखो यहां पर आप देख सकते हो, है ना,
ये फिरोज का लड़का था और ये इसका नाती था। नाती मतलब क्या कह सकते हैं इसको, उसका बेटे का बेटा, है ना, राइट। तो ये रहा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसके पश्चात इसका लड़का नासिरुद्दीन महमूद 1412 तक गद्दी पर बैठा। अंतिम सुल्तान दौलत खान 1414 तक गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात तुगलक वंश का अंत हो गया, राइट। तो कहेंगे ये सब आपका थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। हालांकि मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरन हिंदी में इसको इंक्लूड करना पड़ता है। एंड आई होप आप थोड़े फेमिलियर हो गए अब हिंदी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण। जो यहां पर है ना तैमूर लेन, ठीक है, तैमूर लेन, राइट, इसका आक्रमण होता है भारत पर। तो ये भी मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ में आए कि क्या लिखा है, क्या तैमूर लंग कहां से आया था वगैरह वगैरह, ठीक है। सो तैमूर, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1398 में। और यहीं से क्या होता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। किसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, द तुगलक्स का, तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था अपने पतन की अवस्था में पहुंच चुकी थी, ठीक है। मतलब एक तरीके से तुगलक वंश का जो शासन था, मतलब जो रूलर था फिरोज शाह तुगलक, उसके समय में ही, मतलब वो जब तक जिंदा था तब से ही दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिक्स, उसका समाज मतलब सोसाइटी, फाइनेंस, आर्थिक का मतलब होता है फाइनेंस, इसका डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। पतन का मतलब होता है डिक्लाइन, डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। सुल्तान महमूद 1394 एडी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में, ठीक है, तैमूर का आक्रमण भारत पर होता है। अब देखो यहां पर है सुल्तान महमूद, कहां गया, ये रहा, ठीक है, महमूद शाह, है ना, सुल्तान महमूद नासिरुद्दीन महमूद जो है, इसी के समय पर क्या होता है, तैमूर का आक्रमण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के समय से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, राइट। अब ये क्या है, ये 1 साल के लिए आया है ना। और ये देखो उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट कहेंगे कि 20 साल ले लो या 15 साल ले लो, ठीक है, सॉरी 50 ईयर्स ले लो। तो क्या है, महमूद शाह के मतलब टाइम पर ही क्या हो रहा था, एक तरीके से यहां पर तैमूर का आक्रमण होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके आगे। ओके, सो देखते हैं आगे। लिखा है तैमूर के पिता का नाम, ठीक है, वीर तुर्गई था और जो चतुगाई वंश का था। अब ध्यान रखिएगा जब हम बाबर पढ़ते हैं ना, बाबर, ठीक है, तो ये बाबर जो है वो भी किसका वंशज था पता है, मम्मी के साइड से, मम्मी के साइड से तैमूर का वंशज था, ठीक है। और पापा के साइड से चेंगिस खान, ठीक है, मतलब ये इसके परदादा रहे होंगे या दादा परदादा रहे होंगे, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि बाबर भी है ना चगताई ट्राइब जो था, ठीक है, ये चगताई ट्राइब जो है, ठीक है, राइट, उसी ट्राइब से बिलोंग करता था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1369 एडी में 33 वर्ष की आयु में तैमूर तुर्कों का सरदार बना था और समरकंद की गद्दी पर बैठा था। अब देखो समरकंद क्या है, अगेन समरकंद इज द हाउस, या फिर कहेंगे कि ये गांव है, विलेज है, मतलब पुश्तैनी घर है इसका, बाबर का, समरकंद, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि तैमूर क्या है, मतलब बाबर जो है तैमूर से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। ओके, तो देखिए तैमूर तुर्कों का मतलब टर्किश सरदार जो होता है ना, टर्किश ट्राइब्स जो होती है उनका सरदार बना और समरकंद की गद्दी पर बैठा। कुछ समय में ख्वारिज्म, तुर्किस्तान दैट इज टर्की, फारस दैट इज पर्शिया, उस पर अधिकार करके भारत की तरफ बढ़ा। ओके, ठीक है। इस समय तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जैसे तैमूर स्वयं को भारत का विजेता का गौरव प्रदान करना चाहता था, ठीक है। द्वितीय द्वितीय भारत की दुर्बल राजनीतिक व्यवस्था का लाभ चाहता था। तीसरा कारण था भारत की संपत्ति लूटना, ठीक है, और मूर्ति पूजकों को दंडित करना, गाजी की उपाधि धारण करना था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना तैमूर जो है कितना कहेंगे क्रूअल था,
कि उसके बहुत सारे कारण थे भारत में आक्रमण करने के। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है भारत की आंतरिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले तैमूर ने अपने पौत्र मतलब अपने ग्रैंडसन मोहम्मद को भारत भेजा, जिसने सिंधु नदी पार करके कच्छ पर कब्जा कर सतलज नदी के किनारे तैमूर की प्रतीक्षा की। ठीक है, मतलब क्या है, तैमूर ने अपने ग्रैंडसन मोहम्मद को भेजा और सिंधु नदी, यह सिंधु नदी क्या है पता है, यह सिंधु नदी है इंडस रिवर। याद आया कुछ, हम क्या पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो क्या हुआ कि पहले अपने कुछ छोटी आर्मी भेजी अपने ग्रैंडसन मोहम्मद के साथ और बोला कि तू जाके वहां पे कब्जा कर, हमारे लिए ग्राउंड तैयार कर और फिर पीछे से आता हूं। ठीक है, तो यही किया। सतलज नदी के किनारे ये वेट करता है। तैमूर 92,000 सैनिक लेकर पंजाब के खोखरों को दबाता हुआ सतलज नदी के किनारे पहुंचा, जहां मतलब मोहम्मद एवं तैमूर मिल गए और मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स के साथ ये कहां आता है, भारत पे आता है। तैमूर ने दिल्ली को 15 दिन तक जी भरकर लूटा। ठीक है, राइट। तो क्या है, मतलब सोचो कि किस तरीके से तुगलक्स कितने वीक हो चुके थे कि तैमूर जो है दिल्ली के आसपास और दिल्ली पर 15 दिन तक एकदम जी भर के लूटपाट करता है। और आगे लिखा है स्त्रियों, पुरुषों व बच्चों को अपना गुलाम बनवाता है या उनका कत्ल कर देता है। करोड़ों की संपत्ति लूटी। दिल्ली के पश्चात तैमूर फिरोजाबाद पहुंचा। उसने उजाड़ा और मेरठ उसे उजाड़ा और मेरठ पहुंचा। मेरठ के हरिद्वार के राजा को पराजित कर वापस मध्य एशिया लौट गया। लौटते समय भारत के विजित प्रदेशों का प्रतिनिधि खिजर खान को बनाया। ठीक है, अब ये खिजर खान बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या है, यहां पर आता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है और कहेंगे बहुत सारी दूसरी जगह है, मेरठ है, ठीक है, जो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर भी अटैक करता है और संपत्ति लूट के, मतलब बहुत सारा ट्रेजर लूट के वापस अपने घर दैट इज समरकंद पहुंच जाता है, राइट। तो ये है तैमूर लंका आक्रमण जो भारत में हुआ था, राइट। अब देखते हैं यहां तक, देखो यहां तक हमने क्लियर कर लिया सब कुछ, ओके। एंड आई होप थोड़ा हिंदी वर्जन आपको याद रहेगा, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज हिस्ट्री को जानना जरूरी है, राइट। इसीलिए मैंने वो सब चीजें यहां पर इंक्लूड की थी। अब आगे देखते हैं इसके बाद कि मेरे पास टाइम है, नहीं टाइम 10 मिनट ही है मेरे पास, तो हम नेक्स्ट क्लास में है ना यहां से एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, कि सल्तनत काल में किस तरीके से पूरा जो किंगडम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, ओके।